चलिए ध्यान दीजिए, अब शांत हो जाइए बिल्कुल। इससे पहले बायोलॉजी चल रहा था और जो बायोलॉजी पूरा पढ़े हैं, पढ़ने का अर्थ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उस सारे के सारे बनने चाहिए आपसे। तो अब बायोलॉजी का एक चैप्टर प्रत्येक दिन रिवाइज करिएगा, प्रत्येक दिन। और आज से केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। नोट सब ले लिए है ना? 2 चैप्टर एक साथ है, 2 चैप्टर मिल गया ना? तो ये नोट नया अभी बन ही रहा है, पूरा बना नहीं था। पूरा बन लेते तो आपको पुराना वाला मिलता। तो नया नोट आ गया है और काफी बेहतरीन इसमें संशोधन किया गया है, प्रश्नों की भी संख्या बढ़ा दिया गया है। तो एक साथ नोट नहीं लेना, धीरे धीरे आते जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे, आप लेते जाइएगा। पहला जो चैप्टर है वो है मैटर, यानी कि पदार्थ। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। यानी मूल रूप से पदार्थों के बारे में पढ़ना है और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहेंगे। पदार्थ यानी कि मैटर की परिभाषा 5वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है। पहली बार आप 5वीं क्लास में ही मैटर के डिफाइन करिएगा एनसीईआरटी बुक्स में। तो निश्चित तौर पर पदार्थ क्या है वो सबको पता होगा। परिभाषा क्या है पदार्थ का, तो वही परिभाषा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सके, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की पूरी परिभाषा यही है कि ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे, वो क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ होने के लिए यह नहीं कि जितने भी विशेषताएं अभी पढ़े वो सब होगा तब पदार्थ होगा। एक वस्तु जिसमें आयतन है और अवरोध नहीं उत्पन्न कर पा रही है, तो क्या उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो पदार्थ ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, जिसकी उपस्थिति को हम अपने जिनकी उपस्थिति को हम महसूस कर सके, वही पदार्थ। लेकिन पदार्थ के परिभाषाओं को अगर हम सिर्फ एक लाइन में ही कवर करना चाहे, उतने लंबे में ना जाए, सिर्फ एक लाइन में कवर करें कि पदार्थ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वही क्या है? पदार्थ है। द्रव्यमान वो भौतिक राशि है जिसे आप माप सकते हैं, किसमें? केजी में। यानी द्रव्यमान होने का मतलब है कि उसे आप केजी में माप सकते हैं। तो जिस वस्तु में द्रव्यमान है वह क्या है? पदार्थ है। या जिनमें द्रव्यमान है निश्चित ही वो क्या है? पदार्थ है। अर्थात जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, क्या उसे आप पदार्थ कहिएगा? नहीं कहिएगा। वो पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ के कई परिभाषाएं, या कहिए पदार्थ का एक विस्तृत परिभाषा है जो एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है कि ऐसे वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन सामान्य अर्थों में अगर हमें पदार्थ को समझना है तो सीधा आप याद रखिए,
द्रव्यमान है तो पदार्थ है, द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है। उदाहरण के लिए पत्थर क्या पदार्थ है? बिल्कुल है, क्योंकि निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जिसे आप तौल लीजिएगा किसमें। लेकिन उसी तरह आपको कहा जाएगा बल यानी कि फोर्स, क्या यह पदार्थ है? बल क्या पदार्थ है? नहीं है, बल पदार्थ नहीं है। बल इसलिए पदार्थ नहीं है कि इसमें द्रव्यमान नहीं है। बल को हम माप सकते हैं, बल एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापा जा सकता है, लेकिन न्यूटन में, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है। और द्रव्यमान नहीं होने के कारण बल पदार्थ नहीं है। बल एक भौतिक राशि तो है, लेकिन बल एक पदार्थ नहीं है। इसके विपरीत पत्थर एक क्या है? पदार्थ। क्लियर हुआ? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह क्या मानव का शरीर, ठीक है, मानव का शरीर पदार्थ कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि मानव के शरीर में क्या है? द्रव्यमान है। तो मानव का शरीर भी पदार्थ है। अंतर है कि यह सजीव पदार्थ है, पत्थर निर्जीव पदार्थ है। लेकिन मानव का शरीर पदार्थ है। मानव का शरीर पदार्थ है क्योंकि उसमें द्रव्यमान है जिसे हम केजी में तौल सकते। लेकिन मानव के दिमाग में जो गुस्सा आता है, क्या वो पदार्थ है? नहीं है। क्या गुस्सा को हम पदार्थ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? तो इसमें द्रव्यमान नहीं है। गुस्सा कभी तोला जाता कि फूफा जी को आगे है 4 किलो गुस्सा, तब निश्चित तौर पर यह पदार्थ होता, लेकिन पदार्थ नहीं होता। क्या जी? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सामान्य अर्थों में पदार्थ कौन है कौन नहीं है, आप सिर्फ इतनी ही बात याद रखिए कि द्रव्यमान है जिस वस्तु में वो पदार्थ है, द्रव्यमान जिस वस्तु में नहीं है वो पदार्थ नहीं है। कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पदार्थ होगा। पदार्थ वही होगा जिसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान वही होता है जिसको किसमें मापते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? अब कौन आपसे पूछेगा कि बताइए उष्मा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? हीट, क्या पदार्थ है? बताइए, पदार्थ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उष्मा को हम माप सकते हैं? माप सकते हैं, मापा जा सकता है, लेकिन जूल में। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, इसका SI मात्रक जूल है। लेकिन उष्मा को माप लेने का मतलब यह नहीं कि उष्मा पदार्थ है। उष्मा एक भौतिक राशि है। उष्मा पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, और जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है वो पदार्थ नहीं होता है। क्लियर है? पदार्थ कौन होगा कौन नहीं होगा, इसमें कोई संशय? तो पदार्थ का एक लंबी चौड़ी परिभाषा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब है नोट टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं, ठीक है ना? तो भटकना नहीं है कि नोट किधर। आधा टेंशन यही रहता, PDF कैसे मिलेगा। लगता है PDF जो है गोदाम में रख कर ताला मार दिए। ऑनलाइन वाले को तो अलग टेंशन, ठीक है? ऑनलाइन वाले से जितना भी बात करते 4 में से 1 बोलेगा सर PDF कैसे मिलेगा। और जैसे भी मिलेगा, जैसे सबका मिलता है वैसे हमरो मिलेगा, ठीक है? तो उसमें कोई, तो इसलिए डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पदार्थ के गुण, पदार्थ तो समझ गए ना? पदार्थ के गुण, पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पदार्थ का पहला गुण कि कोई भी पदार्थ है, वह पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से एकदम माइक्रो का माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, नैनो से भी नीचे
पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, सूक्ष्म कणों से बना होता है। पहली विशेषता, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे इससे पहले, तो आप देखे थे सजीव कोशिकाओं का बना होता है ना। जितने भी पृथ्वी के सतह पर सजीव पाए जाते हैं, सबके शरीर का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। ठीक उसी तरह निर्जीव पदार्थ जो है वो भी ना किसी चीज से बना होगा। तो कोई भी पदार्थ हो वह अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। इस बात की जानकारी भारत के ही एक प्राचीन ऋषि ने दिया था। उनका नाम ही था ऋषि कनाद। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक, जिस तरह पश्चिमी सभ्यता में हम दार्शनिक शब्द का जिक्र करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तानी सभ्यता में ऋषियों का हम जिक्र कर सकते। तो भारत के ही बहुत प्राचीन ऋषि, उसका समय काल हमें अभी मालूम नहीं है, उनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने ही सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किए थे कि जितने भी पदार्थ है ना वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और कण की अवधारणा के कारण ही उनका नाम ही प्रचलित हुआ कनाद के नाम से। तो पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, और पदार्थ जिस अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, इस अत्यंत सूक्ष्म कण को हम कहते हैं क्या? परमाणु कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? एटॉम कहते हैं। परमाणु कहते हैं यानी एटॉम कहते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जो पदार्थ नहीं है वो परमाणुओं से मिलकर नहीं बना। जैसे आप बल पदार्थ था, तो बल क्या परमाणुओं से मिलकर बना होगा? नहीं। तो जो पदार्थ होते हैं ना वो अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं, और इस अत्यंत सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटॉम कहते हैं। ये एटॉम बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं, इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं कि इसे हम सोच भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म कण होता है। आप अंदाजा लगाइए कि परमाणु इतने छोटे कण है कि एक के ऊपर एक परमाणु को अगर रखते जाए तो लगभग 10 लाख परमाणु को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तो कागज इतनी पतली परत हमें प्राप्त होगी। समझे कि नहीं समझे? ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक के ऊपर एक परमाणुओं को रखते जाएंगे तो 10 लाख परमाणु को अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो कागज इतनी पतली परत हमें प्राप्त होगी। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं ये कितना ज्यादा सूक्ष्म है? इतना ज्यादा कि हमारे मस्तिष्क के सोचने की क्षमता से भी परे है कि यह कितना सूक्ष्म होगा। तो पदार्थ की पहली विशेषता समझ गए कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, और इस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गया? और सर्वप्रथम ऋषि कनाद ने ही यह विचार व्यक्त किए थे कि प्रत्येक पदार्थ जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। हालांकि वे परमाणु शब्द का जिक्र नहीं किए थे, वे सिर्फ कणों का जिक्र किए थे। आगे चलकर जॉन डाल्टन ने ही, जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सूक्ष्मतम कण का नाम क्या रखा? परमाणु रखा। पहली विशेषता समझ गए। दूसरी विशेषता, पदार्थ की दूसरी विशेषता, पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जिसे हम क्या कहे हैं? परमाणु।
पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अनवरत यानी कि लगातार, अनवरत का पर्यायवाची लगातार, अनवरत गतिशील रहते। अनवरत क्या रहते हैं? गतिशील रहते, गतिशील रहते। पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है वो कण स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि वे कण क्या होते हैं? गतिशील, लगातार गतिशील बने होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ पदार्थ के सूक्ष्मतम कण बहुत गतिशील होते हैं और कुछ पदार्थ के सूक्ष्मतम कण बहुत कम गतिशील होते हैं, लेकिन होते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका सूक्ष्मतम कण गतिशील नहीं होगा। तो पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं वे अनवरत गतिशील रहते हैं। हालांकि इसकी गति ऐसी नहीं होती है कि ये गति कर दूसरे जगह चले जाए। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण गतिशील होते हैं तो आपके मन में यह विचार आ गया होगा कि कण ही गतिशील है तो पदार्थ भी गतिशील हो जाएगा, यानी पदार्थ एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। तो इस तरह से गतिशील नहीं होते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो है कैसे गति करते हैं? आगे पीछे, आगे पीछे या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और इस तरह की गति को कंपन गति कहते हैं या फिर दोलन गति कहते हैं। कंपन या दोलन गति कहते हैं, कंपन या दोलन गति कहते हैं, कंपन या दोलन गति कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर इस तरह के गति होगा तो परमाणु अपने जगह पर न रहेगा, इधर उधर होगा। अब परमाणु जब जगह पर है तो पदार्थ फिर गतिशील तो नहीं होगा। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण यानी परमाणु अनवरत गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। और परमाणुओं की गति लगभग कैसी होती है? कंपन अथवा दोलन। कंपन दोलन पर्यायवाची अलग नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे गति को ही हम कंपन गति कहते हैं और यही गति परमाणु करते रहते। क्लियर हो गया? तो पदार्थ जितने भी है वे सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने हैं और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु स्थिर न रहकर अनवरत गतिशील रहते हैं। कुछ पदार्थों के सूक्ष्मतम कण ज्यादा तेजी से गतिशील रहते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के सूक्ष्मतम कण धीमी गति से गति करते हैं या बहुत कम गति से गति करते हैं। क्लियर हो गया? तीसरी विशेषता पर आइए। पदार्थ की जो तीसरी विशेषता है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जिसको क्या कहते हैं? परमाणु। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण यानी कि एटम यानी कि परमाणु, पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, सूक्ष्मतम कणों के बीच, सूक्ष्मतम कणों के बीच कुछ न कुछ, कुछ न कुछ स्थान, कुछ न कुछ स्थान क्या रहते हैं? रिक्त रहते हैं। कुछ न कुछ स्थान क्या रहते हैं? रिक्त रहते हैं। पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कण से बना हुआ है अर्थात परमाणु से बना हुआ है, उस परमाणु के बीच कुछ न कुछ स्थान खाली रहेगा। किसी पदार्थ में ज्यादा स्थान खाली रहेगा, किसी पदार्थ में कम स्थान, लेकिन कुछ ना कुछ स्थान खाली रहेगा। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अंग्रेजी में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ध्यान देना बात को। पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है उन सूक्ष्मतम कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान अवश्य होगा, अवश्य ही। किसी पदार्थ में ज्यादा, किसी पदार्थ में कम, लेकिन होगा। और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण
अर्थात परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। क्लियर है दोस्तों? तीसरी विशेषता भी समझ गए पदार्थ के। और ये जितने भी विशेषता हम बता रहे हैं ये प्रत्येक पदार्थ में मौजूद है, किसी एक पदार्थ की हम बात नहीं कर रहे, प्रत्येक पदार्थ। चौथी विशेषता कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु का यहां पर खुलकर उपयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगला चैप्टर जो 2 नंबर है वो परमाणुओं के ही विषय में है, तो वहां पर जाकर ये क्लियर कर देंगे स्पष्ट रूप से कि पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के बीच आकर्षण बल रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है, आकर्षण बल रहता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या रहता है? आकर्षण बल रहता है। अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण या परमाणु के बीच के आकर्षण को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, यानी कि अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पदार्थ की विशेषताओं को समझे। पदार्थ में मुख्य रूप से 4 विशेषताएं मौजूद होती है। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जिस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण यानी परमाणु अनवरत क्या रहते हैं? गतिशील। पदार्थ के परमाणु की गति लगभग कैसी होती है? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बीच कुछ ना कुछ स्थान क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। सूक्ष्मतम कण यानी परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बीच क्या रहता है? आकर्षण बल रहता है। क्या रहता है? आकर्षण बल रहता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन सभी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण एक समान नहीं होते। सभी पदार्थ निश्चित तौर पर परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन क्या सभी प्रकार के पदार्थ के परमाणु एक जैसे होते हैं? नहीं होते। अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ की अगर बात करें तो सभी के सभी सूक्ष्मतम कणों से ही मिलकर बने हैं, लेकिन उन सभी पदार्थों के सूक्ष्मतम कण बिल्कुल एक समान होते हैं ऐसा अलग अलग प्रकार के पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों की आकार, प्रकार, व्यवहार सब कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है। सब कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? पदार्थ क्या है? क्लियर? पदार्थ की 5 विशेषताएं हम बताए हैं। 4 तो क्लियर कट व्यवस्था विशेषता है और 5वीं विशेषता ये बताए आपको कि सभी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण एक जैसे नहीं होते। और हालत ये है कि एक पदार्थ के सूक्ष्मतम कण दूसरे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण से हर दृष्टिकोण से अलग होते। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो पदार्थ वही होगा जिसमें द्रव्यमान होगा, बाकी चीज को हटा दीजिए। जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ भी नहीं होगा। और द्रव्यमान शब्द में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? द्रव्यमान वो है जिसे आप किस यूनिट में मापिएगा?
केजी में। क्लियर? तो पदार्थ है कौन नहीं है तो अंदाज लगा लीजिए कि तौलाएगा कि नहीं तौलाएगा। क्लियर? पदार्थ की विशेषताओं को समझे। अब आते हैं पदार्थ के क्लासिफिकेशन पर। पदार्थ के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। चार्ज है ना? पदार्थ के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। नहीं, कमेंट देखने में दिक्कत हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक फिजिकल यानी क्या, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा केमिकल यानी रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण हम करते हैं वह दो प्रकार से करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब इन दोनों वर्गीकरण में अंतर क्या है? क्या है भौतिक वर्गीकरण, क्या है रासायनिक वर्गीकरण? तो बाहर से आकार प्रकार देखकर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो वह वर्गीकरण क्या कहलाता है? भौतिक वर्गीकरण। यानी बाहर से ही आंखों से देखकर, ज्यादा लैब का इस्तेमाल ना करके अगर हम सामान्य रूप से वर्गीकरण कर दे तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक वर्गीकरण कहेंगे। लेकिन जब लैब में जाकर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से किस प्रकार व्यवहार करते हैं या एक पदार्थ दूसरे से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, यह जानकारी प्रयोगशाला में जुटाना और तब जाकर पदार्थ का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण। यानी भौतिक वर्गीकरण में सिर्फ मामूली वर्गीकरण किया जाता है, रंग रूप आकार प्रकार, यानी कि बाहरी भागों को देखकर जब वर्गीकरण हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भौतिक वर्गीकरण। और जब पदार्थ को लैब में ले गए, ये देखे कि यह पदार्थ इसके साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसके साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इस ताप पर वह क्या व्यवहार करता है, इस ताप पर वो क्या व्यवहार करता है, यानी कि लैब की पूरी सहायता लेकर के दूसरे पदार्थों के साथ संबंध देख करके जब हम वर्गीकरण करते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण में यही अंतर है कि भौतिक वर्गीकरण में प्रायः बाहरी भागों को देखकर वर्गीकरण किया जाता है, लैब का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण करने के लिए लैब की अनिवार्य आवश्यकता होती है। रासायनिक वर्गीकरण अभिक्रियाओं कराकर ही किया जाता है। तो क्लियर है? तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने स्तर पर किया जाता है? दो, भौतिक एवं रासायनिक। किस प्रकार के वर्गीकरण में प्रायः प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होगी? भौतिक वर्गीकरण में। किस वर्गीकरण में? कौन सा वर्गीकरण बिना प्रयोगशालाओं के सहायता से संपन्न नहीं हो सकते हैं? कौन? रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? आइए पहले भौतिक वर्गीकरण को देख ले। फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर या फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या है?
एक लड़का कमेंट किया है कि कभी प्यासे के पास कुआं नहीं पहुंचता है, बल्कि हमें ही कुआं के पास जाना पड़ता है। वही पढ़ ली, ठीक है। ये घिसा पिसा पिटा बातें हैं क्या, काफी पुराना हो गया है नहीं? आइए फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, भौतिक वर्गीकरण देखते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया। आराम से रहिए। पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तीन, ठोस, द्रव और सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर आप भौतिक वर्गीकरण करिएगा तो पदार्थ कितने प्रकार के मिलेंगे? मुख्य तीन प्रकार के मिलेंगे, और भी दो प्रकार के मिलेंगे जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको कितने प्रकार के मिलेंगे? तीन प्रकार के। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी कि गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, इन तीनों प्रकार के पदार्थ में अलग अलग विशेषताएं मौजूद है। यानी कि जो विशेषताएं ठोस में मौजूद है वो द्रव में नहीं है, द्रव वाली विशेषताएं गैस में नहीं है। क्या हुआ? पंखा फ्लैक्चुएट कर रहा है कैमरा। क्या? तो उसको सुधार कीजिए। ठीक है, पंखा तो चलेगा ही ना। कोई गड़बड़ी होगा, ठीक हो जाएगा ना। हाँ, आइए। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एग्जॉस्टर लगवाइए। ठीक है, हाँ। अब तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इन तीनों की विशेषताएं निश्चित ही एक दूसरे से मिलती नहीं है। सॉलिड में जो गुण है वो लिक्विड में नहीं है, लिक्विड में जो गुण है वो फिर गैस में नहीं है। तो निश्चित ही जब एक दूसरे पदार्थों की विशेषता एक दूसरे से मैच नहीं करता है तो फिर विशेषताओं को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ठोस पदार्थ में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद है, फिर देखेंगे कि द्रव पदार्थ में कौन कौन विशेषताएं मौजूद है, फिर अंत में देखेंगे कि गैसीय पदार्थों में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि भौतिक वर्गीकरण अगर पदार्थों को करेंगे तो पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के मिलेगा? तीन प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। आइए एक एक पदार्थ के विशेषताओं को हम समझते हैं। पहला है सॉलिड। सॉलिड ठोस। विशेषता तो नोट में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन प्रमुख विशेषताओं का हम जिक्र कर रहे हैं। ठोस की सबसे पहली विशेषता, ठोस की सबसे पहली विशेषता यह है कि इनके आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं, निश्चित होते हैं। और ठोस की जब आयतन की हम बात करते हैं, ठोस का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना इसी तरह निकलता है। ठोस का आयतन कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ठोस की पहली विशेषता की ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर जब आकार निश्चित हो गया है तो इसका मतलब आयतन भी निश्चित ही रहेगा।
क्योंकि आकार निश्चित है तो लंबाई भी उतने रहेगा, चौड़ाई भी उतने रहेगा, ऊंचाई भी उतने रहेगा और इसलिए आयतन भी उतने रहेगा। तो ठोस पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये बोर्ड आपके सामने में है, ये ठोस है और इसका आकार आयतन हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ठोस का आखिर आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोस के आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो ठोस के आकार और आयतन इसलिए निश्चित होते हैं कि ठोस के परमाणुओं के बीच, ठोस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं, स्थान बहुत कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होते हैं और बल, अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होते हैं। ठोस के आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और ठोस के आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होने का कारण यही है कि ठोस पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठोस पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इन सूक्ष्म कणों के बीच स्थान, अंतराण्विक स्थान न्यूनतम से न्यूनतम होता है। यानी कि 3 प्रकार के पदार्थों में सबसे कम अंतराण्विक स्थान किस पदार्थ में? ठोस पदार्थ में। ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के पदार्थ देखे ना, अगर तीनों प्रकार के पदार्थ का तुलना करिएगा, कंपैरिजन करिएगा, तो सबसे कम अंतराण्विक स्थान आपको किसमें देखने को मिलेगा? ठोस में। ठोस में जहां एक और परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, वहीं अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है। अब अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण अगर आप दबाइएगा भी तो परमाणु इधर उधर होगा, और दबाने से अगर परमाणु ही इधर उधर नहीं हो रहा है तो आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। और आकर्षण बहुत प्रबल होने के कारण खींचिएगा तो अणु एक दूसरे से दूर भागेगा, फिर भी आकार नहीं बदलेगा। आकार नहीं बदलेगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बदलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बदलेगा तो आयतन। तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और इसका कारण यह है कि ठोस का अंतराण्विक स्थान बहुत कम और अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण दबाने पर अणु को इधर उधर होने के लिए भी जगह नहीं है और खींचने पर भी वे एक दूसरे को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके बीच बल भी काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ठोस के आकार तथा आयतन क्या होते हैं? निश्चित। अब ठोस के आकार आयतन निश्चित क्यों होते हैं तो आप ये देख लिए हैं यह बात। अब इन दोनों गुणों के कारण ठोस में और भी कई विशेषताएं होती है। ठोस के सूक्ष्म कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम है, अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा है। ये 2 विशेषता जो ठोस में है, इसके कारण ठोस में और भी कई गुण पाए जाते हैं। सिर्फ आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि एक गुण कि ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर उसमें प्रसार बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, कम होता है। या ठोस को ठंडा करने पर, ठोस को ठंडा करने पर उनमें संकुचन बहुत कम होता है, उनमें संकुचन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समान रूप से आप ये जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वो फैलता है, फैलता है। लेकिन गर्म करने पर जो पदार्थ सबसे कम फैलता है वो क्या है? ठोस।
और इसका कारण है कि उनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत प्रबल है और ठंडा करने पर वस्तु संकुचित होती है। तो ठंडा करने पर भी ठोस में संकुचन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। तो ठोस को गर्म करने पर उसमें प्रसार बहुत कम होता है, यानी द्रव और गैस के तुलना में बहुत कम होता है। और ठोस को ठंडा करने पर उनमें संकुचन कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, यानी द्रव और गैस की तुलना में बहुत कम होता है। और इसी विशेषता के कारण, इसी गुण के कारण ठोस में एक और गुण आ जाते हैं कि ठोस का घनत्व डेंसिटी, ठोस का घनत्व डेंसिटी, द्रवनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठोस का घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, द्रवनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठोस का घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कहने का मतलब आपके पास 3 प्रकार के पदार्थ हैं। आपके पास 3 प्रकार के पदार्थ है, ठोस है, द्रव है और उन तीनों पदार्थ में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस का। उन तीनों पदार्थ में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ठोस का होगा। उन तीनों पदार्थ में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ठोस का होगा। द्रव्यनांक क्वथनांक नहीं जानते हैं तो इस पर भी हम आएंगे इसी चैप्टर में, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जो जानते हैं वो तो जान गए, और जो जान गए वो किन कारणों से होता है, ठीक है, वो किन कारणों से होता है। तो अंतराण्विक स्थान बहुत कम और अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा। उसके बाद न सिर्फ घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक ज्यादा होने के कारण, बल्कि ठोस पदार्थ बहुत कठोर तथा दृढ़ को अंग्रेजी में रिजिड कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं द्रव और गैसों की तुलना में। द्रव और गैस तो कठोर दृढ़ होते ही नहीं है। और ठोस पदार्थ अगर कठोर और दृढ़ होते हैं, ठोस पदार्थ अगर कठोर और दृढ़ होते हैं तो उसका भी यही कारण है कि इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा और अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। और अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होने के कारण अगली विशेषता ठोस में यह होती है, ठोस में बहाव की प्रवृत्ति, फ्लो करने की प्रवृत्ति, बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बहाव की प्रवृत्ति यानी फ्लो, जैसे आप पानी गिरा दीजिए बहने लगता है ना जी, गैस तो और बहुत तेजी के साथ बहता है। लेकिन क्या ठोस पदार्थ में फ्लो करने का कैपेसिटी है? नहीं है। ठोस पदार्थ फ्लो नहीं करते। क्यों? तो उनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा है। उनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत। आप एक बात ध्यान दीजिए कि ठोस की में जो यह खास गुण है, ठोस में जो ये खास गुण है कि उनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत प्रबल है और अंतराण्विक स्थान बहुत कम है। इसी कारण ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। इसी कारण ठोस को गर्म करने पर प्रसार बहुत कम और ठंडा करने पर संकुचन बहुत। इसी कारण ठोस पदार्थ का घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक सब कुछ द्रव और गैस से ज्यादा होते। इसी कारण ठोस पदार्थ बहुत कठोर और इसी कारण ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर प्रसार बहुत कम, ठंडा करने पर संकुचन बहुत कम। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति
नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव्यमानांक, क्वथनांक द्रव और गैसीय पदार्थ की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ये सब कुछ का मूल कारण है कि ठोस के परमाणुओं के बीच, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है और अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। क्लियर? बात समझ गए? अगली विशेषता पर आते हैं। ठोस की समझ रहे ना सब कुछ? कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अगली विशेषता ठोस का, अब नंबरिंग फिर से देते हैं। ठोस में कंप्रेसिबिलिटी बात मत करिए, संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। अब ठोस में संपीड्यता का गुण क्यों नहीं पाया जाता है? सबसे पहले संपीड्यता को आप समझ लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी है क्या? जब पदार्थ पर दाब लगाकर उसके आयतन को क्या कर दे? कम कर दे। जब पदार्थ पर प्रेशर डालकर उसके आयतन को क्या कर दे? कम कर दे, तब हम कहते हैं कि इस पदार्थ में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद है। बात को समझ गए ना? तो ठोस पदार्थ को दबा करके, दाब डाल करके उसके आयतन को कम कर सकते हैं? नहीं। जेसीबी से भी दबाएंगे नहीं दबेगा क्या? तो ऐसे पदार्थ जिस पर दाब लगाकर उसके आयतन को कम कर दे, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद है। और किसी पदार्थ में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद होने के लिए उनके अणुओं के बीच पर्याप्त अंतराण्विक स्थान होनी चाहिए। पर्याप्त अंतराण्विक स्थान होनी चाहिए। ठीक है? ताकि दबाने पर परमाणु निकट आ जाए। अब परमाणु निकट आएगा तो पदार्थ का आयतन क्या होगा? घट जाएगा। तो एक पदार्थ में संपीड्यता का गुण, कंप्रेसिबिलिटी का गुण तब ही आएगा जब उस पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ स्थान रिक्त रखा हो। लेकिन आप जान चुके हैं कि ठोस के परमाणु के बीच अथवा ठोस के सूक्ष्म कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दबाने पर अणु इधर उधर होने वाला है। इसीलिए ठोस में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कंप्रेसिबिलिटी का गुण कहने का मतलब क्या, वो समझे कि नहीं? दूसरी विशेषता, ठोस में विसरण, डिफ्यूजन, ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अब विसरण क्या है? परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे परफ्यूम मारे वायुमंडल में तो वो हवा के साथ घुल मिल जाएगा ना, तो उसे क्या कहेंगे?
यानी गैसों में विसरण का गुण होता है। ये बात तो आप समझ गए ना। द्रव में भी विसरण का गुण होता है, ठीक है, द्रव में भी विसरण का गुण होता। एक द्रव दूसरे में घुल मिल जाते, सभी तो नहीं लेकिन। क्या हुआ? है हल्ला नहीं करिए, अरे ध्यान दीजिए, आराम से साइलेंट होकर पढ़ना है, साइलेंट होकर जाना है, ठीक है ना। हल्ला गुल्ला ताली वाली तब मारिएगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है ना। ये फालतू का मोटिवेशन, अब फालतू का जो है खुशी, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है ना। एक तो मोटिवेटर का गैंग चलता है, वो आएगा आपको मोटिवेट करेगा, दोस्तों दोस्तों ऐसे ऐसे वैसे, ठीक है। लास्ट में परिणाम क्या? लास्ट में परिणाम वही है, जो रटेगा उसको नौकरी होगा, और जो नहीं रटेगा उसको कभी नहीं नौकरी होगा। और एक हवा ये चल रही है कि ज्यादा पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं होता है, ठीक है। कम पढ़ने लिखने और स्मार्ट तरीके से पढ़ने लिखने से नौकरी होता है। हम तो सोच रहे हैं ये कौन सा स्मार्ट तरीका इजाद हो गया। परीक्षा का जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड दिया है सिलेबस उसको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, फालतू फालतू बातों में नहीं आना है। नौकरी करनी है पूरी तो ना तो कम ना ही ज्यादा पढ़ना है, जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना है। सिलेबस क्या है जो हम पढ़ाते हैं, ध्यान रखिए, अल्लाह मत करिए। और आपका काम सिर्फ यह है क्वेश्चन याद करना है, सिर्फ क्लास में समझना, एक एक बात समझ रहे ना, घोर घर पर जाकर सिर्फ क्वेश्चन याद करना है। और आपका जो नोट दिए हैं ना, वो प्रश्नों का कलेक्शन नहीं है, प्रश्नों की डिक्शनरी है। बोर्ड क्वेश्चन सेट करेगा, उसी डिक्शनरी से आप ही खान खोल कर सुनिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को याद करना, सिर्फ। और प्रत्येक दिन क्लास के बाद घर जाइए, देखिए कि आज के क्लास से कितना प्रश्न बना है, ठीक है ना। जैसे आज जितना पढ़ाए हैं, आप आज ही से क्वेश्चन बनने लगेगा, अब बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब बहुत का बन भी गया होगा। तो अगली विशेषता की ठोस, आइए अब, ठोस पदार्थ में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अब विसरण का गुण क्या है? परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। जैसे पानी में शराब घुल मिल जाता है, शराब भी द्रव और पानी भी द्रव, तो आप कह सकते हैं कि द्रव में विसरण का गुण है। लेकिन तांबा में लोहा मिला देंगे, विसरण घुल मिल जाएगा? नहीं। अलग बात है, घुलाना मिलाना पड़ेगा तो घुल मिल जाएगा, घुला मिलाकर ही मिश्र धातु तैयार होते हैं। लेकिन प्राकृतिक बात करेंगे तो ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरी विशेषता आप याद रखिए कि ठोस में वाष्पीकरण का गुण, वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन, वाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाता है, वाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आप द्रव को छोड़ दीजिए खुला, धीरे धीरे करके द्रव वाष्पीकृत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप एक बर्तन में पानी रख दीजिए और चले जाइए गांव, और उसके बाद गांव से आइए, देखिएगा बर्तन में पानी की मात्रा कम हो गई है। किधर गया पानी? कौन लेकर भागा? पानी कोई लेकर भागा। धीरे धीरे पानी का क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बनकर वो ऊपर उड़ गया। तो एक द्रव पदार्थ है जिसमें एक खास गुण होता है वाष्पीकृत होने का। ये वाष्पीकृत होने का गुण ठोसों में नहीं पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं, ठोसों में नहीं पाए जाते। तो ठोस पदार्थ में संपीड़ितता का गुण मौजूद नहीं है, ठोस पदार्थ में विसरण का गुण मौजूद नहीं है, ठोस पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होते हैं। और हमको लगता है कि ठोस पदार्थ की विशेषताओं को आप
समझ लिए होंगे, समझ लिया है कि नहीं। और ठोस पदार्थ की जो जितनी विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण यही है कि ठोस के सूक्ष्म कणों के बीच अंतराण्विक स्थान न के बराबर है और अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा है। यही दो गुण ठोस में कई सारे गुणों को पैदा कर देते हैं। आइए देख लेते हैं। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। गर्म करने पर प्रसार बहुत कम, ठंडा करने पर संकुचन बहुत कम। ठोस पदार्थ का घनत्व, द्रव्यमात्रा, क्वथनांक सभी द्रव और गैस से ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ कठोर तथा दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति, ठोस पदार्थ में संपीडनता, ठोस पदार्थ में विसरण का भी गुण मौजूद और ठोस पदार्थ वाष्पीकृत भी। क्लियर हो गया। ठोस पदार्थ की विशेषताओं को समझे। एक बार सरसरी निगाह डालिए तो चलिए। नीतीश 105, रमन राज, सुरभि कुमारी, कीर्ति सिंह। एक पेज पीडीएफ 10 रुपए का होता है। हम तो 50 पैसा हम देते हैं अपने ऑफिस में। एक पेज 50 पैसा, एक पन्ना 1 रुपया। एकदम जो रेट आता है वो अवेलेबल करवाते। कहीं 10 रुपया ले रहा है तो वो ज्यादा ले रहा है, आप क्या बता सकते हैं। गांव में लेता है ना, गांव में तो लूट मचा हुआ है। ठीक है, जिसको जानकारी है पूरा ठगता है। हम तो लाइव ठग को देखे। गांव में एक दुकान खुला था, वहां एक आदमी आया, कहा कि मेरा जो है ना जनधन वाला पैसा नहीं आ रहा है, किसान वाला पैसा। कहा कि अभी दीजिए ना 500, कल गिरवा देंगे आपका 2000। पैसा ले लिया 500। किसान वाला जब आएगा तभी ना आएगा। सही में आ गया उसका। अब उसको लगा कि मोदी सरकार नहीं, यही दुकाने वाला भेजा है। वो भी खुश। ऐसे ऐसे कैसा घुमा, तो लोगों को विश्वास नहीं है कि पैसा जब आएगा। किसान सम्मान निधि नहीं आता है, बहुत बेहतरीन योजना है। तो अब वही, अब एक पेज पीडीएफ का अगर क्रय मूल्य देखे तो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। यानी जो पीडीएफ 10 रुपये में बेच रहा है, अगर वास्तविक कीमत कहे तो 1 रुपया भी नहीं पड़ता एक पेज का। लेकिन आप उसके लिए 10 रुपया ले रहे हैं, मतलब आप फायदा उठा रहे हैं। यानी कि ये कहीं जाएगा नहीं, आएगा कहां, हमरे पास। तो क्या करेंगे, 10 टका लेंगे। ऐसे लोगों का क्या होता है, बिजनेस चल पाता है। कुछ दिन के बाद दूसरा आएगा, वो 5 करेगा, तब तीसरा आएगा 2 करेगा। अब पहला वाला जो आप जाएगा दिल्ली कमाने। ठीक है, क्लियर है। ठोस के सारी विशेषताओं को समझ गए हैं, कोई दिक्कत। हाँ, एक कमेंट अरे सर गांव को गांव नहीं कहिए, अमेरिका कहिए। ठोस के प्रकार। देखिए, ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। इसको कहते हैं क्रिस्टलीय
इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। दूसरा नाम इसका रबेदार और दूसरा बेरबेदार। नहीं, और रबेदार नहीं, बेरबेदार। तो ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय के रबेदार भी कहते हैं और क्रिस्टलीय को बेरबेदार भी। अब इन दोनों में जो वास्तविक ठोस है वो कौन है? क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस ही क्या है? वास्तविक ठोस है। ये झूठा ठोस है, यानी कि ये वास्तव में ठोस नहीं है, सिर्फ ठोस के समान दिखाई पड़ता है। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में अंतर यह है कि इन दोनों में वास्तविक ठोस पदार्थ क्या है? क्रिस्टलीय है। वास्तविक ठोस पदार्थ क्या है? क्रिस्टलीय है। और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ये फॉल्स सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है। क्लियर हो गया? उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों कि ये जो सॉलिड पदार्थ है इसके अनुक्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उसके जो अणु होते हैं उसकी सजावट क्या होती है? क्रमबद्ध होती है। लेकिन इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है, इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है, इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है, जीग जैग होती है। यानी कि इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है, इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है, इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती। पहला अंतर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर समझ गए? पहला अंतर यह है कि वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस ही है और क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं है, फॉल्स सॉलिड है, झूठा ठोस है, सिर्फ ठोस होने का दिखावा कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। अगला अंतर है कि जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों उनके अणु जो है एकदम क्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अणु क्रमबद्ध तरीके से नहीं, टेढ़े मेढ़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीग जैग वे में सजे होते हैं। ये अंतर है। या आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो परमाणु क्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं उसकी सजावट एक ज्यामितीय संरचना के तरह होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के परमाणु जो एकदम क्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं इसकी क्रमबद्ध सजावट एक खास ज्यामितीय संरचना के तहत, ज्यामितीय संरचना के समान होता है। यानी किसी की सजावट त्रिभुज की तरह है, किसी की सजावट वर्ग की तरह है, किसी की सजावट गोला की तरह है, ये सब ज्यामितीय संरचना है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अणुओं की क्रमबद्ध सजावट होती है और क्रमबद्ध सजावट एक खास तरह की ज्यामितीय संरचना बनाती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के परमाणुओं की सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है और क्रमबद्ध नहीं होने के कारण इसके परमाणु की जो संरचना बनती है वो कोई ज्यामितीय आकार की नहीं होती है, कुछ का इस तरह, कुछ का इस तरह, कोई ज्यामितीय आकार नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद दोस्तों कि इस ठोस पदार्थ को, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो प्रसार बहुत कम होगा और अक्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करिएगा तो कुछ ही देर में वह पिघल जाएगा, बहने लगेगा। जैसे रबर देखे हैं, रबर भी ठोस है लेकिन रबर वास्तविक ठोस नहीं है। कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। उसको गर्म करिए तुरंत पिघलेगा, तुरंत बहने लगेगा। कांच का नाम सुने हैं ना? हाँ, कान देखे भी है। कांच जो है, कांच जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम शीशा कहते हैं, हम अपने वास्तविक जीवन में जितनी बार शीशा शब्द का यूज करते हैं वास्तव में वही कांच है। शीशा तो अलग होता है, पीवी,
जिसको लेड कहते हैं अंग्रेजी में, वो शीशा अलग शीशा है। कांच कौन शीशा, कांच भी अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच को गर्म करिए, कुछ देर में कांच पिघल जाएगा, बहने लगेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को आप गर्म करिएगा दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा, उसमें बहुत धीमी गति से प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को कुछ ही देर में गर्म करने पर वो ठोस से द्रव होते हैं और उसके बाद बहने लगते हैं। लेकिन ये द्रव होते भी है तो फलों की प्रवृत्ति उतना नहीं होती है जितना किस पदार्थ में आ जाती है। तो ठोस पदार्थ कितने प्रकार के, वास्तविक ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? क्लियर, समझ गए? तो दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय और पढ़िए। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय को पढ़िए, देखिए आप सब कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जिनको पीडीएफ मांगा मिल रहा है गांव में, एक दिन आ जाइए पटना, क्या कोचिंग भी देख लीजिएगा, हमसे भी मिल लीजिएगा। अब पीडीएफ बिल्कुल सस्ता क्या? जिसको नौकरी होगा सब अपने गांव में एगो प्रिंटर लगवाइए तो दीजिएगा, अब फ्री कर दीजिएगा नौकरी के उपलक्ष्य में। क्लियर है? इतना कम तो आप कर ही नहीं सकते हैं। वैसे भी हर व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है तो निश्चित तौर पर गांव से, जहां पर जिसका बचपन मिला है, इतना चीज गांव प्रदान करता है कि आप उसे लौटा नहीं सकते। तो नौकरी हो जाएगा, इतना तो काम कर ही सकते हैं। प्रिंटर खरीद कर और सीधा उसको बहाल कर दीजिएगा, जिसको जरूरी है आओ निकालो, ठीक है? हाँ, समदैशिक और समदैशिक क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ याद रखिए कि कौन समदैशिक है, कौन असमदैशिक। आगे जब हम बढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा। अभी कॉन्सेप्ट देखिए, वैसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जब 12th में गए होंगे, 12th के केमिस्ट्री में पहली बार इसका उल्लेख है, ठीक है ना? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अगर हम भीतर घुसेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अभी जो हम आपको बताए हैं ये ऊपर से बताए हैं, जितनी हमारी परीक्षा की आवश्यकता है। नहीं तो आप देखिएगा तो एनसीईआरटी 12 का पहला चैप्टर सिर्फ यही है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो उसमें पूरा जाना कोई औचित नहीं है, और हमारा सिलेबस भी उतना नहीं है। और हमको लगता है कि ठोस क्लियर हो गया आपका। क्या? आइए अब द्रव पर आ जाए। लिक्विड यानी कि द्रव। द्रव की बात करिएगा तो ठोस और द्रव में यह अंतर है कि इनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है। और अंतराण्विक बल भी ठोसों की तुलना में कम। स्थान ठोस से ज्यादा और बल ठोस से कम होता है। द्रव पदार्थ और ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कणों की स्थिति पर जब आप विचार करिएगा तो ठोस के सूक्ष्म कण द्रव के सूक्ष्म कण अर्थात द्रव के परमाणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ठोस के तुलना में ज्यादा होता है
और अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ठोस के तुलना में कम होता है। अब इसी के अनुरूप द्रव में सारी विशेषताएं पाई जाती है। द्रव की पहली मुख्य विशेषता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। परंतु आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव उसी आकार का हो जाएगा जिस बर्तन में आप उसे रखिएगा। द्रव का आकार वही है जिस बर्तन में द्रव रखा हुआ है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव के आयतन को प्रायः लीटर में मापते हैं। 1 लीटर दूध को आप लोटा में रखिए, जग में रखिए, बाल्टी में रखिए, गैलन में रखिए, XYZ जहां भी रखिए, 1 लीटर रहेगा कि बांटकर 1.5 लीटर हो जाएगा? 1 लीटर रहेगा। तो द्रव के जो आकार होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, और द्रव उसी आकार को ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है। लेकिन द्रव के आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पहली विशेषता। और यह भी विशेषता किसके कारण आ रहा है? इसी गुण के कारण। उसके बाद दूसरा कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ऐसे ठोस जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। बहाव की प्रवृत्ति द्रव के साथ साथ गैस में भी पाया जाता है। यानी द्रव पदार्थ क्या है? तरल पदार्थ। गैसीय पदार्थ भी क्या है? तरल पदार्थ। लेकिन ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, फ्लो करने की प्रवृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। और द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि द्रव में अंतराण्विक बल क्या होता है? कम होता है। इसलिए अणु एक दूसरे को छोड़कर आगे निकलने लगते हैं, जिससे द्रव में बहाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे पदार्थ जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। तो द्रव जो है उनके आकार निश्चित होते हैं, परंतु आयतन, आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन। द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव पदार्थ का घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक ठोस से कम होगा। ठोस से क्या होगा? कम होगा। द्रव पदार्थ में कठोरता और दृढ़ता भी नहीं पाई जाती। ये समान सी बात है, बताने की जरूरत भी नहीं है। जो मुख्य है कि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण यानी डिफ्यूजन। विसरण का गुण पाया जाता है, यानी एक द्रव दूसरे में परस्पर घुल मिल सकते। ये गुण ठोसों में नहीं था, ठीक है। लेकिन एक द्रव दूसरे में क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं, अर्थात द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। अब द्रव में विसरण का गुण क्यों पाया जाता है? इसका भी राज यही छुपा है। द्रव के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ स्थान क्या है? एक दूसरा द्रव को जब डालते हैं तो एक दूसरा द्रव के परमाणु इसके बीच क्या होते हैं? सेटल कर जाते हैं। क्या होते हैं? सेटल कर जाते हैं। ये मान लीजिए एक द्रव का अणु, एक द्रव में दूसरा अणु डाल दिए, तो दूसरा द्रव के अणु पहले द्रव के अणुओं के बीच जो जगह खाली है उसके बीच जाकर क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो जाने के कारण वो परस्पर क्या हो गया? घुल मिल गया। लेकिन ठोस के अणुओं के बीच जरा सा भी जगह खाली था, इसलिए उसमें विसरण का गुण नहीं था। लेकिन
द्रव पदार्थ में अंतराण्विक स्थान खाली होने के कारण एक पदार्थ एक द्रव को दूसरे द्रव में डालते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनके परमाणु एडजस्ट कर जाते हैं खाली स्थान के बीच। यही कारण है कि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। अगला कि द्रव में ठोसों के तरह द्रव में ठोसों के तरह संपीड्यता समझ रहे हैं ना, संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ रहे हैं ना, दबा करके आयतन को कम कर देना। द्रव में ठोसों की तरह ही संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव में ठोसों के तरह ही संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव में ठोसों के तरह ही संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि द्रव को भी दबाकर उसके आयतन को कम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, द्रव में कुछ हल्का सा संपीड्यता पाया जाता है क्योंकि अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान है, लेकिन प्रायः इतना कम संपीड्यता का गुण द्रव में मौजूद है, इतना कम संपीड्यता का गुण द्रव में मौजूद है कि यही कहना बेहतर होगा कि द्रव में संपीड्यता का गुण नहीं है। यानी 1 लीटर दूध है, उसको दबाकर आप थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं, जैसे भी लगाकर भी दबाएंगे दूध को आधा लीटर बनेगा नहीं बनेगा, यानी आयतन कम नहीं होगा। तो द्रव में भी चलिए द्रव में भी संपीड्यता का गुण मौजूद नहीं है, यानी द्रव में भी द्रव पर भी हम दाब डालकर उसके आयतन को कम नहीं कर सकते। इसके विपरीत द्रव में वाष्पीकरण का गुण मौजूद है, यानी द्रव को आप खुला छोड़ दीजिएगा तो वह किसी भी टेम्परेचर पर क्या होते रहेंगे, वाष्पीकृत होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? वाष्पीकृत होते रहेंगे। क्लियर है? बात समझ गए? तो द्रव पदार्थ की विशेषता भी आप समझ गए हैं। द्रव पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता की ठोसों के तुलना में द्रव में अंतराण्विक स्थान क्या होता है और अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब द्रव की जितने भी विशेषता, आकार निश्चित होते परंतु आयतन, आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है और ऐसे पदार्थ जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? यानी द्रव पदार्थ कैसा पदार्थ? तरल पदार्थ है। द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, यानी द्रव परस्पर क्या हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। द्रव परस्पर क्या हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। द्रव में ठोसों की तरह ही संपीड्यता नहीं पाई जाती है। द्रव में वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है, द्रव में वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है कि साल्ट लिक्विड में कहां चला जाता है? साल्ट लिक्विड में या नमक को पानी में गिराते हैं तो नमक घुल जाता है ना, तो नमक का अणु जल द्रव है तो उनके अणु के बीच अंतराण्विक स्थान है, तो नमक डाले हैं तो नमक का अणु उसी अंतराण्विक स्थान में जाकर क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और घुल मिल जाता है। क्लियर है? तो एक बार द्रव की विशेषताओं पर सरसरी नजर डालिए तो बर्फ कौन सा सॉलिड है? बर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बर्फ क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है दोस्तों, यानी वास्तविक ठोस है। इंद्रजीत यादव, बर्फ वास्तविक सॉलिड है। गैस की भी विशेषता को करिए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे। ठोस और द्रव की विशेषता को समझे कि ना? गैस की विशेषता अब जबरदस्ती समझ जाइएगा, ये सही बात है। आइए हम गैस पर आते हैं। और गैस की सबसे बड़ी विशेषता कि मान लीजिए एक बंद बर्तन है, इसमें हम गैस को रखे हैं।
गैस को तो खुला में रख नहीं सकते हैं, नहीं ना। गैस को जब भी रखेंगे बंद बर्तन में रखेंगे। तो गैस को बंद बर्तन में रख दे तो गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है। अंतराण्विक स्थान बहुत, या यूं कहिए कि सभी पदार्थों में सबसे कम अंतराण्विक स्थान ठोस में और सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान गैस में होता है। और इनके बीच अंतराण्विक बल जो होता है वह क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, अंतराण्विक बल क्या होता है? नगण्य होता है, अर्थात न के बराबर होता है। यानी ठोसों के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा और गैसों के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। अब इन दो विशेषताओं के कारण गैस की तो ना निश्चित आकृति होती है न ही निश्चित आयतन। गैस का आयतन उसी बंद बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस को रखा गया है। तो गैस की ना तो निश्चित आकृति होती है न ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि परमाणुओं के अंतराण्विक अंतराण्विक बल बिल्कुल क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, जिसके कारण परमाणु एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते हैं। जब परमाणु एक दूसरे को छोड़कर भाग जाएगा तो आकार और आयतन निश्चित रह पाएगा? फिर भी गैस के आयतन को मापा जाता है और गैस के आयतन उस बंद बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिस बंद बर्तन में गैस को रखा गया। गैसों का द्रव्यमान क्वथनांक घनत्व तो सभी पदार्थों में सबसे कम होगा। गैस में भी द्रव के तरह बहाव का गुण पाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा। द्रव तो बहते हुए देख सकते हैं, हवा तो इतनी तेज बहती है कि पता नहीं कहां चली जाती है। तो गैस भी तरल पदार्थ है क्योंकि इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है और संपीड़ितता का गुण सबसे ज्यादा किसी में है तो गैस में। ठोस में तो संपीड़ितता नहीं है था, द्रव में भी न के बराबर था। सबसे ज्यादा संपीड़ितता का गुण, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी का गुण किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। और गैस में संपीड़ितता का गुण पाए जाने का मुख्य कारण कि आप गैस को दबा करके उसके आयतन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और गैस को दबा करके उसके आयतन को कम कर दे सकते हैं। वो इसलिए संभव है कि इनके अणुओं के बीच क्या है? अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा दबाइए, अणु निकट आते जाएंगे, आयतन घटते जाएंगे। तो किस प्रकार के पदार्थ में संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद है? कूट कूट कर गैस में। किसमें बिल्कुल नहीं है? नगण्य मात्रा में है। किसमें? द्रव। गैस में भी फ्लो की प्रवृत्ति है। गैसीय पदार्थ भी एक दूसरे में आसानी से घुल मिल सकते हैं, यानी गैसीय पदार्थ में भी विसरण का गुण मौजूद है। क्लियर है? पर ये एक बार गैस में किसी भी पॉइंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं, विशेषताओं को तो ठोस द्रव गैस की विशेषता को समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठोस द्रव गैस की विशेषताओं को समझ गए? क्या नंबर में दिक्कत है? 5 नंबर में देखें। गैसीय पदार्थ को गर्म ठंडा करने पर प्रसार संकुचन बहुत ज्यादा होता है। यानी गैस को गर्म करिएगा बहुत तेजी के साथ फैलेगा, ठंडा करिएगा बहुत तेजी के साथ संकुचित हो जाएगा, यानी निकट आ जाएगा। क्या? पदार्थ अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब हवा बहता है तो हमें उस अवरोध उत्पन्न होता है कि नहीं? हवा बहता है, अवरोध का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, जैसे ईटा से मारने पर चोट लगा कि नहीं?
यही वह अवरोध उत्पन्न करना। हवा बहेगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं, या बहुत तेज हवा बहेगा तो गिरा भी देगा आपको, यही वह अवरोध उत्पन्न करना। तो ठोस द्रव्य गैस समझ गए। आइए आगे कल की अगले क्लास में बात करते हैं।